दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां की उसके बारे में। क्या तैयारियां की जा रही हैं, कैसे मतदान होगा, किस तरह से कितने मतदाता हैं, कितने बुजुर्ग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाताओं की क्या सुविधाएं हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या मैडम और दूसरे मेरे साथी हैं डॉक्टर सुशील उपाध्याय। आप एकेडमिशियन हैं, आपसे बातचीत करेंगे। मैडम, पहला सवाल तो ये है कि चुनाव होने जा रहा है, प्रदेश की दुर्गम भौगोलिक स्थिति भी है, पहाड़ में खासकर, क्या तैयारियां हैं? हमारा 8 तारीख को चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया था। उसके पहले ही हमारा पूरा तैयारी शुरू हो गया था। नवंबर में हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो गया था। उसमें जितने भी वोटर्स थे उसको पूरा इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा पोलिंग बूथ्स है 11,647 जो पोलिंग बूथ्स है उनका पूरा अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है या नहीं उसको हमने चेक कराया था। उसके बाद हमारा समरी रिविजन हुआ था 1/1/2022 को क्वालिफिकेशन डेट रखते हुए, जिनका भी 18 साल हुआ, मतलब 1/2004 तक जो भी जिनका भी बर्थ डेट है उनका सब एनरोलमेंट कराने के लिए हमने एक बहुत बड़ा ड्राइव कराया। उसमें 3,60,000 लोगों का उसमें मेनली 1,58,000 युवाओं का एनरोलमेंट हुआ। तो ये सब तैयार होने के बाद 5 जनवरी का हमारा पब्लिकेशन हुआ। तो ये पूरा हमारा तैयारी है, हमारा ई रोल बन चुका है, उसके बाद पब्लिकेशन भी इसका हो चुका है। तो ये आपने बताया कि मतदाता सूची में नाम लोगों के जुड़ गए, करीब 1 लाख से ज्यादा युवा मतदाता भी हो गए। सवाल ये उठता है कि मान लीजिए किसी मतदाता ने अपना नाम नहीं जुड़वा पाया है, तो कब तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकता, क्या अभी वक्त है? तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक उनका नाम उसमें चढ़ सकता है। तो हमने समरी रिवीजन का तो कंप्लीशन हो चुका है, 5 जनवरी को हमने पब्लिश कर लिया है, परंतु अभी भी फॉर्म 6 वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। NVSP पोर्टल है तो उसमें, या वोटर्स ऐप करके एक एप्लीकेशन है, तो उसमें वो अपना फॉर्म 6 चढ़ा देंगे। तो उसका एक प्रक्रिया है, वो BLO उसमें चेक कर लेते हैं, उसके बाद ERO उस पर ऑर्डर पास कर लेते हैं। परंतु लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक ये प्रक्रिया चल सकता है, वो 28 जनवरी तक, जब तक नामांकन की अंतिम तारीख तक। उपाध्याय जी, जैसा कि प्रदेश में मतदाताओं को जोड़ने का काम बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर हुआ, लोगों को जागरूक किया गया, जगह जगह कॉलेजेस में, स्कूलों में, जो भी 18 साल ज्यादा मतदाता थे, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में निर्वाचन आयोग की पूरी मशीनरी लगी थी कि कोई मतदाता छूटने न पाए नाम इस बार एक अच्छी पहल ये हुई कि जैसे आयोग ने कैंपस एम्बेसडर्स नियुक्त किए, तो जितने भी खासतौर से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स थे तो उन सारे इंस्टीट्यूट्स में कैंपस एम्बेसडर काम कर रहे थे। वहाँ पे पहल हुई कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो 18 साल का हो गया है वो ना रहे कि वो वोटर लिस्ट में नहीं है। इवन इतना ही नहीं, सारे इंस्टीट्यूट्स में ये कोशिश की गई कि अगर किसी के घर में कोई ऐसा व्यक्ति बचा हुआ है कि जो वोटर बन सकता है या किसी टेक्निकल कारण से वोटर नहीं बन पाया है, तो मुझे लगता है कि इस बार आयोग की और जो यहाँ राज्य में जो मशीनरी है उसकी कोशिश से एक अच्छा रिजल्ट ये आया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बढ़े हैं। और लोग बढ़े हैं तो एक समानांतर रूप से काम और भी किया गया। वो ये किया गया कि आप किसे वोट देते हैं ये आपका निर्णय है, लेकिन जब आप वोट कास्ट करते हैं तो एक यूथ होने के नाते, युवा मतदाता होने के नाते, पहली बार आप वोट देने जा रहे हैं, तो वो पैरामीटर्स क्या हों, किसके आधार पर आप किस व्यक्ति को चुनें, आपके जहन में क्या चीज है कि किस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं, तो आपको आपका जो प्रतिनिधि है वो कैसा हो, वो क्या कुछ करे। तो इन सारी बिंदुओं पर भी, इन सारे बिंदुओं पर भी कैंपसेस के भीतर में, परिसरों में बातचीत लगातार हुई है। तो आपने जैसे कहा, एक तो निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत जो भी लोग हैं, मिशनरी पूरा तंत्र है, उसका फोकस था कि मतदाता की संख्या बढ़े, मतदाता सूची में कोई छूटने ना पाए। अब दूसरा फिर हुआ कि मतदान लोग करें, बिल्कुल अधिकाधिक मतदान हो, मैक्सिमम लोग वोटिंग के लिए बाहर आए, वोटिंग करें। जैसे आमतौर पर लोग छुट्टी मनाते हैं, तो निर्वाचन आयोग का कहना है कि नहीं, ये आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, आप मतदान अवश्य करें। तो मतदान अवश्य करें, इसको लेकर भी आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैं मैडम के सामने एक बात रखना चाह रहा हूं कि एक झिझक इस बार लोगों के बीच मन में है कि कोविड के कारण पिछले 2 साल में जो स्थितियां रही हैं, तो लोग ये जानना चाहते हैं कि कोविड से बचाव उनका हो और वो अपने अधिकार का इस्तेमाल भी कर सकें। तो अभी उस लेवल पे उतनी अवेयरनेस नहीं है। हालांकि लोग अवेयर हो रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग हो रही है, मीडिया माध्यमों से सूचनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन जो तथ्यात्मक रूप से मैम बता सकती हैं कि क्या कुछ ऐसा किया गया है कि लोगों के भीतर वो झिझक ना हो कि भाई कोई दिक्कत वहां आएगी वोट डालते हुए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करता हूं।
एक बार फिर छोटी सी फिल्म है, मैं उसको दिखाता हूँ कि दर्शक जाने कैसे वो झिझक क्यों न झिझक करे, कैसे मतदान के लिए आ गया है। अब हम देखते हैं एक छोटी सी फिल्म। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होगा, 21 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी, 28 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन होगा। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी और नाम वापसी के लिए 31 जनवरी का समय है। 5 राज्यों के परिणाम 10 मार्च को आएंगे। इस बीच कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा पदयात्रा और रोड शो के आयोजन 16 जनवरी तक रोक लगा दी। इसके अलावा किसी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकेगा। साइकिल रैली और बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भी दाखिल कर सकेंगे। इस चुनाव में मीडिया का अहम रोल है। कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे। डिजिटल और वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार होगा। जीत के जश्न या विजय जुलूस की इजाजत नहीं होगी। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों की ही इजाजत रहेगी। कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग बूथ पूरी तरह से सैनिटाइज होगा। पोलिंग की टाइमिंग 1 घंटे से ज्यादा होगी। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर पोलिंग बूथों की संख्या बढ़ाई गई है। 80 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाता को बैलेट पेपर की विशेष सुविधा दी जा रही है। सबसे अधिक देहरादून जिले में 14,81,874 मतदाता हैं, तो वहीं सबसे कम मतदाता 1,92,724 रुद्रप्रयाग जिले में हैं। देहरादून जिले में महिला मतदाताओं की संख्या भी सबसे अधिक है। राज्य में सबसे अधिक 22,23,000 वोटर्स 30 से 39 आयु वर्ग के हैं, जबकि 80 से ऊपर आयु वर्ग के 1,58,742 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। राज्य में 68,478 दिव्यांग मतदाता हैं। कोविड के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात कही है। इसी के तहत एक बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 तय की गई है। पहले ये संख्या 1500 थी। चुनाव आयोग ने इस बार उत्तराखंड में 635 अतिरिक्त बूथ बनाए हैं। बूथों की कुल संख्या बढ़ाकर अब 11,647 हो गई है। ये भी ध्यान रखा गया है कि पोलिंग बूथ और मतदाताओं के बीच 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी न हो। चुनाव आयोग द्वारा प्रदेश में जनसभाओं और रैलियों के आयोजन के लिए 601 ग्राउंड, 277 बिल्डिंग चिन्हित की गई हैं, जिनका आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। राज्य में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 55 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश में चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, वहीं राज्य निर्वाचन कार्यालय भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह जुट गया है। इस बार कोविड को देखते हुए मतदान और मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण भी छोटे समूह में दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। तो डॉक्टर साहब, जो आप जिज्ञासा व्यक्त कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण का प्रसार हो रहा है, संख्या बढ़ रही है, तो निर्वाचन आयोग की तरफ से एहतियाती उपाय कर रहा है, वही हम लोग दिखाया कि क्या कैसे एहतियाती उपाय कर रहा है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैडम से भी जानकारी लूँगा कि चुनाव मतदान के पहले ही, जब चुनाव नामांकन शुरू हो रहा है, चुनाव प्रचार अभी, बल्कि जो कहा अभी से ही कोरोना को देखते हुए कुछ कई सारे एहतियाती उपाय किए गए हैं। मैडम, क्या उपाय है? जैसे जनसभाओं पर रोक लगा दी गई, वर्चुअल मीटिंग की बात की, क्या क्या उपाय है? इसमें 2 पहलुओं में काम हुआ है। एक तो कैंपेनिंग के बारे में, जो फिजिकल रैलीज जो एलो होते थे, तो अभी 15 जनवरी तक फिजिकल रैलीज बैंड है। जो पद यात्रा, साइकिल यात्रा, जो प्रोसेशंस निकालते थे, वो बैंड है, और पर डोर टू डोर कर सकते हैं। वैसे ये तो कैंपेनिंग के लिए हो गया। व्हेन इट कम्स टू हमारा जो प्रिपरेशन, जो हमारा वोटर्स जब बूथ में आएंगे, तो ये हमने सुनिश्चित किया है कि हर वोटर्स के लिए ग्लव्स मिलेगा, क्योंकि वो जहां जाके वहां पे जब अपना बटन प्रेस करेंगे तो वही मशीन पे हर आदमी का फिंगरप्रिंट लगेगा। तो उसके बाद मास्क का, हम कोई मास्क लेके नहीं आए हैं तो उनको अवेलेबल करा देंगे। उसके बाद सैनिटाइजर हर बूथ में रहेगा। और हमारा जो पोलिंग पर्सनल के लिए जो हम ट्रेनिंग सब कराएंगे, 3 लेवल का ट्रेनिंग होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1 और पोलिंग ऑफिसर 2, तो उनको स्टैगर्ड करके करने के लिए, और डिसएग्रीगेटेड जगह पे, एक ही जगह पे पूरा लोग एक ही बार ना आए, तो उसको भी सुनिश्चित करने के लिए। और जो व्हीकल मूवमेंट है, तो कम कैपेसिटी
कैपेसिटी में उसमें लोगों को जो टोटल पूरा पैक्ड ना रहे ताकि कोई संक्रमण ना फैले। तो इसके लिए भी हमने पूरा जो तैयारी करना है वो किया है। और जो बुजुर्ग और जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, और कोविड का जो आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रहते हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था इस बार कमीशन ने की है। मैडम, दो इश्यूज हैं। आपने बताया कि आज 15 जनवरी तक अभी रोक लगा रखी कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, वर्चुअली कर सकते हैं प्रचार प्रसार। दूसरा ये कि आज की क्या समीक्षा की जाए, उसका निर्णय आगे का लिया जाएगा कि कैसे किया जाए। दूसरा आपने बताया कि जैसे कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो ऑनलाइन भी कर सकता है, ऐसी कि वो प्रावधान किया गया है। एक इशू ये है कि जो मतदाता है वो मतदान केंद्र भीड़ न, इसलिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है आयोग ने। तो और दिव्यांगों की बात की आपने, और जो बुजुर्ग मतदाता वो पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको इलोबरेट करें, क्या 3 चीजें क्या क्या हैं। जैसे एक तो आपने रोक लगा रखी, तो अगला कब तक बढ़ाया जा सकता है? तो ये जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस, कोविड का गाइडलाइंस दिया था, तो वो 15 जनवरी को इसको रीविजिट किया जाएगा प्रिवेलिंग कंडीशंस को देखते हुए। हमारा राज्य में 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उनका जो पॉजिटिविटी रेट और कैसे फैल रहा है इसको ऑब्जर्व करते हुए जहां पे अलाउ कर सकते हैं वहां पे रिविजिट करने के लिए पूरा एक मीटिंग हो रहा है। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। और उसके बाद जो आपने बूथ को ज्यादा करने के बात बताया, हमने पहले 1500 के लिए एक बूथ रखते थे, परंतु कोविड को देखते हुए हमने जब रैशनलाइज किया वो 1200 बूथ्स पर्सन पर बूथ के लिए रैशनलाइज, 1200 मतदाताओं पर एक बूथ होने के लिए हमने किया। कहीं कहीं अराउंड 53 बूथ में 1250 लोग हैं, क्योंकि हमारा जो समरी रिवीजन में जो एडिशंस हुए हैं वहां पे थोड़ा सा इंक्रीज हुए हैं। तो बाकी सभी में हमारा एवरेज आप लेंगे तो 700 से अराउंड 700 मतदाता पर बूथ है। तो बहुत रीजनेबल नंबर ऑफ हमारा वोटर्स पर बूथ है। अच्छा, फिर ऐसी बात आ रही, मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई, मतदाताओं भीड़ न, इसके लिए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। ये उम्मीदवार हैं, ये नॉमिनेशन के लिए कैसे ऑनलाइन नॉमिनेशन करेंगे, उनमें इस बार जो प्रोविजंस दिया गया है, जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा। तो उसमें भर के उसका प्रिंट आउट निकाल के वो सिग्नेचर करके उसको दे सकते हैं। एफिडेविट का भी जो फॉर्मेट है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, तो उसको भी वो ऑनलाइन भर के उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के डिपोजिट कर सकते हैं। एक सिक्योरिटी मनी होता है जो डिपोजिट करने के लिए, उसके लिए वो ऑनलाइन ही कर सकते हैं उसको। ये एज एन एड ऑन प्रोविजन है। जो ट्रेजरी में पहले डिपॉजिट कर सकते थे वो तो अभी भी चालू रहेगा, परंतु कोई चूज करे कि ऑनलाइन ही वो पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एक और चीज है इलेक्टर का जो सर्टिफिकेशन से, सपोज मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ, कोई लड़ना चाहते हैं देहरादून से और वोटर है वो पिथौरागढ़ के, तो उनका आरओ से उनको लेना पड़ता है कि वो उत्तराखंड के अंदर के वोटर है करके। जो सर्टिफिकेशन जो फिजिकली आता था उसको ऑनलाइन का प्रोविजन इस बार कमीशन ने प्राविधान किया है, ताकि लोगों को बहुत आसानी से जो उम्मीदवार हैं उनको अपना नॉमिनेशन भरने में सुविधा हो। और जो नॉमिनेशन फॉर्म जो हॉल है उसमें जो ज्यादा लोगों को जब पहले जो अलाउ करते थे उसको रिस्ट्रिक्ट करके सिर्फ 2 कैंडिडेट +2 के लिए अलाउ किया है, और व्हीकल भी सिर्फ 2 पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है ताकि कहीं भीड़ भाड़ ना हो। उसके बाद काउंटिंग के बाद जो प्रोसेशन जो है वो भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैंडिडेट्स और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल। मैं नामांकन की बात कर रहा था, जब आपसे जैसे पता नामांकन में डॉक्टर साहब की पहले तो लोग भीड़ लेके चलते थे, वो एक शक्ति प्रदर्शन भी होता था बेसिकली, कि मतदाता उम्मीदवार जब नामांकन करने जाता था तो बड़ी संख्या में जुलूस पर लेकर जाता था, काफी गाड़ियां होती थी, शहर जाम होता था। तो जैसा मैडम बताया कि कोरोना को देखते हुए लिमिटेशन कर दी गई कि आप ऑनलाइन सारी चीजें कर सकते हैं, आप फिजिकली जाएंगे 2 आदमी जाएंगे, 2 ही गाड़ियां जाएंगी, जैसे मैडम बताया। आप किस रूप में कितना इंपैक्ट पड़ेगा इसका, कितना बदलाव आए, कितने खर्चों में कमी आ जाएगी, भीड़ भाड़ से बचेंगे लोग, परेशानी बचेगी लोग? आप देखिए, स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं और इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों में जो बेहतर से बेहतर उपाय किए जा सकते थे वो किए जा रहे हैं। ये तो तय बात है कि जो एक उत्सव का माहौल होता था वो उत्सव जैसा माहौल तो इस बार नहीं होगा, लेकिन जो बड़ा चैलेंज हमारे सामने खड़ा है उस चैलेंज को देखते हुए जो व्यवस्थाएं की हैं आयोग ने वो काफी अच्छी हैं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में होती है कि जैसे वर्चुअल मीडिया की बात कर रहे हैं या ई मीडिया की बात कर रहे हैं या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी एक्टिविटी होंगी। अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटी होंगी तो तय बात है कि जो प्रत्याशी है या उसके सपोर्टर हैं वो काफी अवेयर हैं, लेकिन सवाल ये है उस मतदाता का जो उतना अवेयर नहीं है।
तो अब उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? क्या इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऐप मौजूद हैं, या कोई हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, या कुछ इस तरह का मैकेनिज्म डेवलप किया गया है कि जहां एक लेमैन भी एक सिंगल कॉल करे, उसे सारी चीजें पता लग जाएं कि इस प्रक्रिया के दौरान ये पिछले बार की प्रक्रियाओं से अलग है। तो इस प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी किस तरह से उनकी मदद कर रही है और टेक्नोलॉजिकली क्या नए एडवांसमेंट किए गए हैं, ये मेरे जहन में भी ये बात है। तो कौन से ऐप हैं, कौन सी हेल्पलाइन है, या कौन सा वो मैकेनिज्म है जहां मतदाता एक कॉल करके या किसी और माध्यम से वहां विजिट करके ये पता कर सकता है कि वो बदलाव क्या है? हमारा एक ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप करके। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपको सभी सुविधा मिलता है, जहां पे फॉर्म 6 भर सकते हैं। फॉर्म 6 भरने के बाद जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 7, 8, 8A जो भी आपका नाम चेंज करना है, विड्रॉल किसी का नाम हटाना है, वो सब उसमें कर सकते हैं। सेकेंडली जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिटेल्स भी वो वहां से जान सकते हैं, मतलब आपके उम्मीदवार कौन है ये भी डिटेल्स वहां से जान सकते हैं। एक नंबर है 1950। तो हाँ जी 1950। तो 1950 जो नंबर है उसको जब आप कॉल करते हैं तो हमारा ट्रेंड वहां पे स्टाफ है, तो वो पूरा जो इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। आपका एपिक कार्ड नंबर दे देंगे, तो वो आपको बता भी देंगे कि आपका नाम रोल में है या नहीं है, और रोल में नहीं है आप जुड़वाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए प्रक्रिया है, और है तो कौन सी बूथ नंबर में है, उसका एड्रेस क्या है, ये भी डिटेल्स 1950 का जो स्टाफ है वो ट्रेंड है और ये डिटेल्स दे सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप को भी हमने बहुत प्रचार किया है। एक और चीज है सी विजिल, जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का कहीं पे भी वायलेशन होता है तो सी विजिल करके एक ऐप है, तो वो सी विजिल ऐप में आप उसको डाउनलोड करेंगे और कहीं पे भी जाके कोई होर्डिंग है, गलत होर्डिंग है तो उसको हटाना है, तो वहां पे आप उसका फोटो क्लिक करेंगे या कोई छोटा वीडियो बना देंगे तो इमीडिएटली उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमारा सिस्टम में आ जाता है। तो हमारा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 FST होता है, मतलब फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं। तो इमीडिएटली वो फ्लाइंग स्क्वाड्स को जो नियर बाई फ्लाइंग स्क्वाड है, क्योंकि उसका भी लैट लॉन्ग हम GPS उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो नियरेस्ट फ्लाइंग स्क्वाड के लिए वो इंफॉर्मेशन जाता है, वो इमीडिएटली अटेंड कर लेते हैं और वहां का जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का जो भी वायलेशन है उसके लिए जो उसको निस्तारण के लिए जो काम करना है वो कर सकते हैं। तो जो आम जनता मतलब एक तरह से इस बार एक्टिव पार्टिसिपेशन है एक सामान्य वोटर का भी, वो चाहे तो जहां चीजें असंगत दिख रही हैं, गड़बड़ी दिख रही हैं, तो वो आयोग की या पूरी मशीनरी की मदद कर सकता है। इसी संदर्भ में एक और बात मेरे जहन में है कि मीडिया की जो भूमिका है पूरे इलेक्शन में, लोगों को जागरूक करने में, उन्हें प्रेरित करने में, तो मीडिया को आप किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे या करते हैं? क्या मीडिया को सुविधाएं देंगे इस पूरी प्रक्रिया में, और कौन सी वो चीजें हैं जिनको मीडिया को नहीं करना चाहिए? या हालांकि मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, NBA का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जब ये विशेष अवसर है तो इस विशेष अवसर में मीडिया की भूमिका किस तरह से आयोग देखता है? मीडिया की भूमिका, कौन सी चीजें मीडिया कर सकता है और किन चीजों के लिए आप मीडिया को फैसिलिटेट करेंगे? मीडिया एक बहुत प्रभावशाली तंत्र है, उसी के थ्रू हमारा जो भी इंफॉर्मेशन का जो डिसेमिनेशन है या कोई भी चीज हम प्रचार करना चाहते हैं कैंडिडेट के हिसाब से, तो वो भी वही माध्यम को यूज करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम भी कोई भी गाइडलाइंस या कोई डूज एंड डोंट्स बताना चाहते हैं लोगों के लिए, या कोई भी कोविड का गाइडलाइंस बताना चाहते हैं, तो हम भी मीडिया का बहुत सहयोग लेते हैं। रेगुलरली हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसमें होते रहते हैं। परंतु एक चीज है जो हम जनरली एडवाइस करते हैं, पेड न्यूज। तो पेड न्यूज का जो उसका मतलब है कि वो एक्चुअल एडिटोरियल न्यूज नहीं है, परंतु किसी से प्रभावित होते हुए किसी को अच्छे दिखाने के लिए कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट को न्यूज के माध्यम से वो आ रहा है, परंतु वो एडवर्टाइजमेंट है, तो उसको ना करने के लिए हम उनको निर्देश भी है, और उसके बाद उस पर बहुत सारे वर्कशॉप्स भी हुए हैं ये समझने के लिए क्या पेड न्यूज होता है क्या नहीं होता है। इससे जो पढ़ने वालों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सच में ये एडवर्टाइजमेंट है या न्यूज है। इसके लिए जो ये मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, इसके लिए कमिटीज है हमारा हर स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंटिन्यूअसली इसका मॉनिटरिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, और कहीं पे भी हमें सस्पिशन आता है कि ये पेड न्यूज है तो इसमें नोटिस दिया जाता है और उसपे उनका रिपोर्ट लिया जाता है। तो पेड न्यूज में कंट्रोल करने के लिए हमारे पूरा मशीनरी है जो एक्सपेंडिचर कंट्रोल का, वो उस पे लगे रहते हैं। और मीडिया माध्यमों में जिस भी तरह का प्रचार होगा, चाहे वो प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे हो या सोशल मीडिया पे हो,
यानी जो कंटेंट किसी पार्टी की तरफ से या प्रत्याशी की तरफ से वहां जा रहा है, उस कंटेंट का सर्टिफिकेशन इस कमेटी के लेवल पे होगा कि वो कंटेंट एमसीएमसी लेवल पे हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। और आपने फैसिलिटेशन भी मांगा था, तो अथॉरिटी लेटर्स देते हैं मीडिया को ताकि उनको एक्सेस रहे हमारा जो बूथ्स और काउंटिंग सेंटर में जब उनको चाहे। और इस बार ये भी मांगा गया था कि उनको एसेंशियल सर्विसेज में वो मीडिया द्वारा ये था जो हमने कमीशन को सबमिट किया है। मैडम मैं ये कह रहा था कि जो आपने बताया सीविजिल ऐप है, उसमें एक तो ये कि जो आदर्श आचार संहिता है, जैसे पहले क्या होता था जो पुराने चुनाव के जो मेरे अपने अनुभव रहे कि 9 बजे तक होता था कि आप रात 9 बजे तक जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन 9 बजे के बाद भी जनसभाएं होती थी। जो लोग चाहते थे जनसभाएं न, वो बेचारे परेशान होते थे। तो क्या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, पता लगा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या प्रलोभन दे के मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है प्रभावित करने के लिए, उनकी शिकायतें भी सीविजिल ऐप पे कर सकते हैं? हाँ जी, सभी शिकायत आप सीविजिल ऐप में कर सकते हैं। जनरली ऑडियो और वीडियो क्लिप को अपलोड करने के लिए वहां पे, ताकि एग्जैक्टली पता चले किस लोकेशन पे ये हो रहा है। क्योंकि हमारा पहले जो 24 आवर्स, 48 आवर्स और 72 आवर्स में हमारा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जो भी डिफेसमेंट है, तो उसको रिमूवल का जो काम करते थे वही फ्लाइंग स्क्वाड्स ये भी काम करेंगे। तो कहीं पे भी कोई भी जो जागरूक जो मतदाता है वो अपना डाउनलोड करके, उनको कहीं पे भी लगता है कि ये हो रहा है तो इमीडिएटली वो कर देंगे। उनका लोकेशन पता चलता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। वरना फोन करेंगे, एड्रेस बताएंगे, तो जो मुश्किलें होती थी वो टेक्नोलॉजी में ओवरकम हुआ है। उस पर एक और जिज्ञासा मेरी थी कि मान लीजिए मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ी हो रही है, मैं एक आम मतदाता हूँ, आम नागरिक हूँ, मैं सीविजिल ऐप के माध्यम से आयोग को सूचित कर रहा हूँ, तो क्या मेरे नाम को गोपनीय रखा जाएगा, वो पता लग जाएगा? नहीं, वो भी ऑप्शन है। आप अपने नाम नहीं देना चाहते हैं तो वो गोपनीय रहता है, ताकि उसको कोई दिक्कत न होने पाए। आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मतलब आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। तो ये तो हुई सीविजिल ऐप की बात। अब बात की जाए जो दूरस्थ अंचल हैं, क्योंकि पहाड़ में तो बर्फबारी बहुत होती है, कई अभी मौसम का तय भी नहीं होता कब बर्फबारी होगी, कभी कोई लेट जाके ठंड के अंतिम दौर में हो जाती है बर्फबारी वगैरह, और कोई मतदान केंद्र ऐसे दूरस्थ मतलब 20 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, तो उन जगहों के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रखी हैं? तो हमारा मतदाताओं के लिए तो वहीं पे वो मतदान करेंगे जहां पे उनका घर है, विद इन 2 किलोमीटर का जो पेरीमीटर है। परंतु जो हमारा पार्टी है, पोलिंग पार्टी, मतलब जो हमारा ऑफिसर्स जो है जो जाते हैं वहां के, उनके लिए ये बहुत टफ होता है। तो उनका जो डिस्पैच होता है वो बहुत पहले ही हो जाता है, तो क्योंकि उनको कहीं 2-2 दिन का ट्रैकिंग करना पड़ता है। और ईवीएम जो हमारा ईवीएम और वीवीपैट को लेके वो बहुत दूर चलते हैं, कभी म्यूल्स का सहारे लेते हुए, कभी अपने से ही कैरी करते हुए। तो उनके लिए अलग से उसके लिए बैग्स बनाए ताकि कोई जर्क ना हो वीवीपैट का, और ईवीएम सुचारू रूप से वहां तक पहुंच जाए। और उसके बाद जो वहां पे पूरा जो व्यवस्था, स्लीपिंग बैग्स और उनको जो हीटिंग सिस्टम्स चाहिए और बाकी जो चीज चाहिए, हमारा जो गवर्नमेंट के तरफ से ही वहां पे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, ताकि वहां पहुंचने तक और पहुंचने के बाद उनका पूरा ख्याल वहां पे रखा जाए थ्रू द कमीशन। अच्छा, अगर वहां लोकल कम्युनिटी कुछ फैसिलिटेट करना चाहती है तो ये परमिसिबल होता है कि नहीं होता? आपकी टीम को लोकल कम्युनिटी फैसिलिटी देना चाहती है? ये न्यूट्रलिटी रखने के लिए जो हमारा इलेक्शन मशीनरी के द्वारा ही पूरा वहां पे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। जो भी प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकती, प्राइवेट पार्टी की सरकारी व्यवस्था, क्योंकि प्रभावित हो सकता है ना, लेकिन निष्पक्षता है, चुनाव में निष्पक्षता है, इसे प्राइवेट पार्टी को अलाउ नहीं करती है, सरकारी व्यवस्था की जाती है। बट कभी पिछले चुनाव में मुझे याद आ रहा है कहीं आपको हेलीकॉप्टर से भेजा था पोलिंग पार्टीज को, तो क्या इस बार भी स्टैंड बाई में रखा है आपको? स्टैंड बाई में एक कुमाऊं में और एक गढ़वाल में हम स्टैंड बाई में रखते हैं हेलीकॉप्टर 2 days prior to the dispatch of the polling party, और काउंटिंग और पिकअप करने के लिए, एक तो डिस्पैच करने के लिए हो गया, कभी उन्होंने पोल तो कर लिया परंतु वहां से निकल नहीं पाए क्योंकि रोड को कुछ कहीं ब्लॉक हो गया, तो उसके लिए पिकअप करने के लिए कोई एक निश्चित स्थान से वहां से इन केस ऐसा नीड पड़े तो हम उसको जरूर रखते हैं। और कहीं बीमार हो जाते हैं लोग क्योंकि कैपेसिटी नहीं रहता है, ट्रैकिंग लॉन्ग ट्रैक, हमारा जो 11,600 बूथ्स में 7,000 से ज्यादा बूथ्स जो है पैदल है, तो अपना सामान और लेके जब चलते हैं और फिटनेस नहीं रहता है, कहीं बीमार होते हैं, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जरूर इसको रख लेते हैं। मैडम समय कम है लेकिन कुछ जिज्ञासा है, जैसे एक तो ये कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार बन सकते हैं किसी पार्टी से या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं,
तो उनके लिए क्या आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं? ये दिशा निर्देश है कि पॉलिटिकल पार्टी जो उनको हॉइस्ट कर रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी को अपना वेबसाइट में होम पेज में क्लियरली बताना पड़ेगा, और इस हेडिंग के अंडर की क्रिमिनल एंटीजेडेंट्स के उम्मीदवार, इस हेडिंग के अंडर उनको बताना पड़ेगा कि क्यों उनको चुना, और उसमें सिर्फ विनेबिलिटी नहीं, मतलब उनका अचीवमेंट्स क्या है, उनका मेरिट्स क्या है, वो उनको बताना पड़ेगा। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको न्यूज़पेपर्स में, एक नेशनल न्यूज़पेपर में और लोकल न्यूज़पेपर में 3 बार फ्रॉम द डेट लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल टिल कैंपेन पीरियड गेट्स ओवर, 3 ब्लॉक में उनको इन न्यूज़पेपर्स में अपना क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कैंडिडेट है वो इस क्रिमिनल केसेस उनके अगेंस्ट है, ताकि लोग जागरूक रहे किसको वो वोट दे रहे हैं करके। ये सुप्रीम कोर्ट का भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें निर्देश है, और उसके अनुपालन में हमें इसको देखना चाहिए। और अंत में एक क्वेश्चन की जो दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं या महिला मतदाता, उनके लिए भी आयोग ने नई पहल की है, वो क्या पहल है? जो 80+ का हमारा मतदाता है उनके लिए एक सुविधा दिया है कि उनको घर में ही पोस्टल बैलेट का सुविधा, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनके पास बेंचमार्क सर्टिफिकेट, मतलब जो उस 40% का जनरली अभी बेंचमार्क सर्टिफिकेट है, उनको वो सर्टिफिकेट वो दे देंगे एज अ प्रूफ, और 80+ हमारा रोल में ही है उनका उम्र क्या है करके। नहीं, तो क्या उनको अप्लाई करना होगा जो 80+ है? 12D में उनको अप्लाई करना पड़ेगा, और BLO बूथ लेवल ऑफिसर उसका फैसिलिटेट करेंगे। तो एक पोस्टल बैलेट मतदान करेंगे। महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से बूथ बनाए गए? महिलाओं के लिए अलग से बूथ बना रहे, महिलाओं के लिए नहीं, महिला उसको हेड करेंगे, मतलब उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर PO1, PO2, PO3, टोटली हमारा जो पोलिंग पार्टी होगा वो महिलाएं होंगे, ताकि उसका सशक्तिकरण का एक ये सिग्नल है। और पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी का भी बूथ बना रहे हैं। तो जैसा मैडम बताया कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहा है कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और मतदान हो, स्वतंत्र मतदान हो। महिलाओं के अलग बूथ बनाए जा रहे हैं, कुछ जहाँ पे महिलाएं संचालित करेंगी बूथों को, दिव्यांगों के लिए किया गया विशेष पहल, बुजुर्गों के लिए किया गया है। दूसरा कुछ मॉडल बूथ से बनाए जा रहे हैं। तो ये ढंग से कहा जाए तो जो 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने जा रहा है पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र होगा। इसमें मतदाताओं को पूरी स्वतंत्रता दी गई है। आप इस कार्यक्रम में आप मैडम भाग ली, डॉक्टर साहब भाग ली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।